गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हमने आगे के वीडियो में 8 तक के सम देखें, ठीक है। ये देखिए सभी ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। हमने डेफिनेशन देखा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ देखी। प्रॉपर्टीज़ में कुछ फार्मूलाज थे मीन एंड वेरिएंस के, वो भी हमने याद रखें। उसके बाद यूसेज देखें, बहुत ही रेयर अकरेंस में ये यूज़ होता है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए, ठीक है। अब हम आए हैं 9th नंबर के सम पर, ओके। सो अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हो तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप आगे का वीडियो पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। The probability that any bulb is defective in a lot is 0.1. Whether bulb is defective or not can be known only by testing it. Okay. A person requires 7 good bulbs. Find the probability that he will get 7th good bulb on testing 9th bulb. तो easy हो गया सर। ये तो सबसे पहले हमें पता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 9 और उसमें से हमें 7 अच्छे बल्ब चाहिए, सो n हो जाएगा 7। सो x की वैल्यू भी हम डिसाइड कर सकते हैं 2, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम p और q की वैल्यू अच्छे ढंग से डिसाइड करें, क्योंकि अगर ये गलत हो गया तो पूरा सम गलत हो गया। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो दी गई है हमें 0.1, लेकिन आप देखिए कि वो दी गई है डिफेक्टिव बल्ब के लिए और हमें चाहिए गुड बल्ब्स, ठीक है। सो ये जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे लिए होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर्स, ठीक है। सो ये हो गया 0। क्यू की वैल्यू दी गई है हमें, सो पी क्या होगा 0.9। आप इसे कुछ ऐसे भी देख सकते हो, ये 0.1 जो है वो एक्चुअल है 1/10, ठीक है। तो अगर रेशियो के हिसाब से हम समझे तो ये कहना चाहता है कि 10 का जो लॉट है उसमें से एक बल्ब डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे, अच्छे बल्ब कितने होंगे, तो बाकी के 9 अच्छे बल्ब होंगे। तो ये हो गया 9/10, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। प्रोबेबिलिटी बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आप उसको कंसेप्चुअली देखो तो। सो ये हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास फॉर्मूला रेडी है। फॉर्मूला में अगर हम वैल्यूज रख दें, ठीक है। सो x की वैल्यू तो 2 है, n + x 9 है, तो ये हो जाएगा 8, ये 7 है तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0.9^7 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो देखिए ये सभी सही है, तो आंसर तो यही आने वाला है। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 0.1339, ठीक है। ये आंसर हो गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। The probability that a cricketer can hit a 6 on any ball is 1/3। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 बॉल में से एक बॉल में 6 मारता है, तो यानी 3 बॉल अगर उसके सामने डाले जाएं तो उसमें से एक बॉल में तो वो 6 मारेगा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट 3rd 6 ऑन द 6th बॉल, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। सो हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, तो ये 6th बॉल जो है वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हो गया, उसमें से 3rd 6 वो हमारा सक्सेस हो गया, ठीक है। तो हम फेल कितने बॉल में होंगे, बाकी के 3 बॉल में, ओके। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, तो वो तो दी गई है, 6 की ही प्रोबेबिलिटी दी गई है, दैट इज़ 1/3। 3 में से एक बॉल में वो 6 दे रहा है, तो बाकी के 2 बॉल वो 6 नहीं दे रहा है, 4 दे रहा होगा या 1/2 कोई भी रन दे रहा है, लेकिन 3 में से एक बॉल में वो 6 दे रहा है, ठीक है। सो ये सभी वैल्यूज़ हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है फाइनल आंसर, तो वो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब n + x है 6, 6 - 1 5, c 3 - 1 2, p का वैल्यू है 1/3^3 एंड ये है 2/3^3। अब 5c 2 हो जाएगा 10, 1^3 1, 3^3 27, 2^3 8, 3^3 27। सो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 0.1097।
आप कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन हमारी सही है। ओके, आगे बढ़ रहे देते हैं। A person draws cards one after the other with replacement. Find the probability that he will get third spade at the seventh draw. Also find mean and variance of number of failures before getting third spade. ओके, तो ये इसमें हमें मीन और वेरिएंस भी फाइंड करना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है 7। ओके, और उसमें से हमें सक्सेस मिली है थर्ड। सो बाकी के फेलियर्स, नंबर ऑफ फेलियर्स होंगे जो हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, तो स्पेड का कार्ड मिले वो हमारी सक्सेस है। और हमें पता होना चाहिए कि 52 कार्ड में से 13 कार्ड जो है वो स्पेड के होते हैं। ठीक है, बाकी के 39 होते हैं उसमें से हार्ट्स के कार्ड होते हैं, डायमंड के कार्ड होते हैं, ये हम जानते हैं। सो जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो 13/52 हो जाएगी। बस ये सिंपल सा फंडा यूज़ करना है हमें प्रोबेबिलिटी का। तो हमें मिलेगा 1/4 और Q हो जाएगा 3/4। अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 ही होगा। ठीक है, तो देखिए हमें सब वैल्यूज़ मिल गई है। अब अगर हम ये सभी वैल्यूज़ इस फॉर्मूला में रखेंगे सो वी विल गेट आंसर। ओके, सो मैं वैल्यूज़ रख दूँ, 7 - 1 दैट इज़ 6, 3 - 1 दैट इज़ 2, P है हमारे पास 1/4 रेज़ टू 3 एंड ये है 3/4 रेज़ टू 4। ठीक है, सो ये 6/2 हो जाए, 6 से 2 हो जाएगा 15। ओके, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा 256। सो अगर आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे तो ये जो आंसर होगा 0.0742 होगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए एक बार। अब हमें ढूंढना है मीन, तो हमें सिर्फ मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वो है NQ/P, ये फॉर्मूला है। अब इसमें अगर वैल्यू रख दें हम तो N की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू दी गई है हमें 3/4 और P की वैल्यू जो है 1/4 है, तो ये तो 4 कैंसिल हो जाएगा। 3 × 3 हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 1, तो 1 से तो कोई चेंज नहीं होगा। सो 9 ही हमारा आंसर होगा और वही हमें दिया गया है। नाउ वेरिएंस का भी फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए जो मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको बता दिया था, NQ/P², ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। N की वैल्यू है 3, Q की वैल्यू है 3/4। अब 1/4 का हमें स्क्वायर करना है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 1/16, ये जो 16 है वो ऊपर चला जाएगा। सो 9/4 × 16। सो अगर 4 से कट करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 36। देखिए वेरिएंस का आंसर भी हमें मिल गया। ओके, और अगर यहाँ पे कहा होता कि भाई आप स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कीजिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए इसका हमें रूट निकालना है और वो हो जाएगा 6। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा होता तो उसका आंसर आता 6। तो सिंपल है। ठीक है, अगर वेरिएंस मिल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो इजीली मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहा नहीं है तो हम यहाँ तक इसे रखते हैं। तो देखिए कितना इजी सम था, और यहाँ पे आपने मीन और वेरिएंस भी समझ लिया, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ आपको वैल्यूज़ रखनी है और सम सॉल्व करना है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखना है तो आप वैल्यू रख सकोगे, या फिर फॉर्मूला ही नहीं होगा तो वैल्यू कहाँ रखोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी डेट अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.8। तो पर्सन टारगेट हिट करे उसकी प्रोबेबिलिटी 0.8 दी गई है। ही गेट्स अ प्राइज व्हेन ही हिट्स द टारगेट 4th टाइम। ठीक है, तो वो अगर 4 बार टारगेट को हिट करेगा तो उसे प्राइज मिलेगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 7 ट्रायल्स टू गेट द प्राइज। अब यहाँ पे कुछ नया आया है जो हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल रिक्वायर मोर देन 7 ट्रायल्स। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। n+x की यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं दी गई है। यहाँ पे कहा गया है मोर देन 7
दैट मीन्स n प्लस एक्स जो है वो मोर देन 7 है। ओके, तो हम लिखेंगे n प्लस एक्स ग्रेटर देन 7। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स यानी हमें प्राइस कब मिलेगा, जब हम 4 टाइम उसको हिट करेंगे। सो n तो हमारे पास है 4। ओके, n भी मिल गया हमें। अच्छा, अब टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है तो वो हो जाएगा p, तो डेट इज़ 0.8 और q हो जाएगा 0.2। तो ये तो इजी था, लेकिन ये कुछ नया है। यस, इसे हमें आज समझना है। सो n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो आप मुझे ज़रा सोच के बताइए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8? यस, अगर मैं कहूँ कि n प्लस एक्स की वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा यानी 8, 9, 10 टू इनफाइनाइट, कहीं पे भी जा सकती है। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को अगर दूसरे तरीके से कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि n प्लस एक्स की वैल्यू 8 या 8 से ज़्यादा है। यस, तो देखिए इक्वल टू की वैल्यू मैंने ला दी। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आप ये प्रैक्टिस करोगे क्योंकि बहुत सारे सम इस तरीके से दिए गए, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, इसको कन्वर्ट करो ग्रेटर देन इक्वल टू में। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू रखूँ 4, तो मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी? तो x की वैल्यू मिलेगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यस, ये x की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 4 रख दूँ तो x की वैल्यू भी मुझे इनइक्वालिटी में मिलेगी। ओके, तो ये सब चीज़ हमें मिल गई है। ओके, अब क्या करना है हमें? तो अब हमें ढूंढना क्या है? तो ढूंढना है हमें x की प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, लेकिन x की प्रोबेबिलिटीज़ में x की वैल्यू तो हमें कुछ इस तरीके से दी है, क्योंकि x की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। x की वैल्यू 2 होती तो हम 2 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते, 5 होती तो 5 के लिए ढूंढ लेते, 0 होती तो 0 के लिए भी ढूंढ लेते। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू तो चेंज होती रहती है क्योंकि इनइक्वालिटी दी गई है। x की वैल्यू जो है वो 4 या 4 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू के लिए आंसर ढूंढना पड़ेगा। 4 के लिए ढूंढना पड़ेगा, 5 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 6 के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और वैसे कैलकुलेशन करते जाके अप टू इन्फाइनाइट तक जाएंगे। तो ये तो सर बहुत हार्ड हो जाएगा हमारे लिए, कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका भी रास्ता प्रोबेबिलिटीज़ में दिया गया है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया गया है। हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होता है वो 1 होता है। यानी अगर आप 0 से प्रोबेबिलिटी ढूंढना स्टार्ट करते हो और अप टू इनफाइनाइट जाते हो तो इसका जो टोटल है वो 1 ही होगा, ये फिक्स है। सो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम 1 जो टोटल है उसमें से इसके अलावा की जो प्रोबेबिलिटीज़ है उसको माइनस कर देते हैं। तो इसके अलावा की प्रोबेबिलिटीज़ क्या होगी? सो इसके अलावा की प्रोबेबिलिटीज़ होगी 0, 1, 2 एंड 3। यस सर, ऐसा 100% कर सकते हैं क्योंकि 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट का टोटल हो रहा है 1। तो मैं अगर 0 से 3 की टोटल माइनस कर दूं 1 में से, तो जो बाकी रहेगा इसका ही होगा। देखिए, आप इसको थोड़ा इस तरीके से समझिए। सपोज़ ये लाइन है, समझिए आप। ठीक है, मैं बता दूं आपको कि ये लाइन का पूरा लेंथ जो है वो 10 है। ठीक है, और मैं बताऊं इस पोर्शन का, इतने पोर्शन का जो लेंथ है वो 3 है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि ये पोर्शन जो बाकी है, रिमेनिंग पोर्शन जो बाकी है, उसकी लेंथ फाइंड करके दीजिए, तो आप इजीली बता सकते हो सर ऐसा कीजिए, आप 10 में से ये 3 माइनस कर दीजिए। तो बस हम यही कर रहे हैं कि जो पूरा लेंथ है वो यहाँ पे सपोज़ 1 है। ठीक है, और हमें ये ढूंढना है, लेकिन ये ढूंढना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ का पोर्शन ढूंढ लें, वो इजीली ढूंढ सकते हैं। देखिए, ठीक है, और वो 3 जो है वो 3 की प्रोबेबिलिटीज़, अप टू 3 की प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो अगर मैं ये पूरे लेंथ में से माइनस कर दूं तो मुझे ये बाकी का पोर्शन मिल जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, बहुत सारे सम में ये यूज़ कर सकते हैं आप। तो हमें बस ये ढूंढ लेना है और आंसर सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे?
तो देखिए हर बार अब ये यहाँ पे 1 2 3 4 बार कैलकुलेशन करना है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके रख देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, n प्लस एक्स माइनस वन सी एन माइनस वन पी रेस टू एन एंड क्यू रेस टू एक्स। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। अब देखिए x की वैल्यू चेंज हो रही है, बाकी सब वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे हम, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, सो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये ऑलवेज होगा x प्लस 3। ठीक है, n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3, सो x प्लस 3, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। n की वैल्यू 4 है, सो 4 माइनस 1 ये ऑलवेज 3 रहेगा इन सब के लिए। ठीक है, p की वैल्यू क्या दी गई है 0.8 और उसकी पावर दी गई है n, तो डेट इज़ 4, ये भी फिक्स रहेगा। q की वैल्यू दी गई है 0.2 और उसकी पावर जो होगी वो x होगी। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा। ओके, तो देखिए अब इसको कैसे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, आप समझिए, 1 एज इट इज़। ठीक है, पहले 0 के लिए यानी x 0 है, अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3c3, ये हो जाएगा 0.8 रेस टू 4 और ये हो जाएगा 0.2 रेस टू 0। ठीक है, अब होगा क्या, अब x की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे एक बढ़ेगा, यहाँ पे एक बढ़ेगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो देखिए क्या होगा, 4c3 0.8 रेस टू 4 एंड 0.2 रेस टू 1 प्लस 5c3 0.8 रेस टू 4 and 0.2 raised to 2 and the last one 6c3 0.8 raised to 4 and 0.2 raised to 3। तो देखिए ये हो गया, मैंने सभी के लिए ये फाइंड कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। ओके, थोड़ा मुझे इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, देखिए ये बोर्ड में बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है, मेरा बहुत ही फेवरेट बोर्ड है ये, क्योंकि इसमें पढ़ाने की बहुत मज़ा आती है। सो 1 माइनस, अब चलिए कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए अब इन सभी में से एक चीज़ तो कॉमन है, 0.8 रेस टू 4, तो हम पहले तो एक काम करते हैं, 0.8 रेस टू 4 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बार बार उसकी कैलकुलेशन क्या करनी है हमें, बाकी की कैलकुलेशन कंप्लीट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा भी 1, क्योंकि किसी भी की भी 0 पावर है तो 1 होगा। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0.04। ठीक है, ये हो जाएगा 6c3 है तो 20। चलिए चेक कर लेते हैं इसे, 6 into 5 into 4 divide by 6, so 20, yes, I was right, 20 and here 0.008. okay, चलिए 1 minus 0.8 रेस टू 4। ठीक है, देखिए ये तो अब आप कैलकुलेटर में कर सकते हो, लेकिन मैं पूरा सम करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये थोड़ा यूनिक टाइप का सम है और इसका एक एग्जाम्पल भी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 0.8 0.4 0.16। ओके, सो फाइनली अब इन सबका टोटल कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 1 प्लस 0.8 प्लस 0.4 प्लस 0.16 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये हो गया। तो ये हो गया 0.9667, ये हो गया। अब इसको 1 में से अगर माइनस कर दे हम तो हमें कुछ आंसर मिल रहा है 0.0333 और ये मेरे हिसाब से सही भी है, देख लीजिए। यस सर, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो देखा आपने, देखिए इस टाइप का अगर सम है जहाँ पे आपको इक्वालिटी नहीं दी गई है, इनइक्वालिटी दी गई है, तो आपको इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप x की वैल्यू डिसाइड कर लीजिए। हो सके तो यहाँ पे अगर ग्रेटर देन या लेस देन की साइन है तो उसे आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद आप सम सॉल्व कीजिए। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला आपको बहुत सी जगह पे काम लगेगा, तो ये आपको कंपलसरी याद रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत से सम ऐसे होंगे जिसमें इस टाइप की कैलकुलेशन आएगी, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला कंपलसरी यूज़ करना पड़ेगा। ओके,
तो देखिए ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं ये बॉड महाराज हमें क्या आगे दे रहे हैं। यस, देखिए बॉड महाराज ने हमें बता दिया है कि अब आप चैप्टर को चेंज कर दीजिए और अब हमें चैप्टर देखना है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट। तो डेफिनेशन पहले तो हम देख लेते हैं। इफ़ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, फिर से हमें जो वेरिएबल दिया हुआ है वो डिस्क्रीट दिया हुआ है। सो गुड, नाउ p ऑफ x इज इक्वल टू q रेज टू x इंटू पी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला मुझे लग रहा है, q रेज टू x इंटू पी। ठीक है, वेर द वैल्यू ऑफ x इज 0, 1, 2 डिस्क्रीट वेरिएबल है तो सब इंटेजर्स हम ले सकते हैं, पॉजिटिव इंटेजर्स ले सकते हैं। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए फॉर्मूला और डेफिनेशन दोनों एक ही है और फॉर्मूला तो बहुत छोटा सा मुझे लग रहा है। ओके, अच्छा अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ओके, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए पहले हम एक काम करते हैं, हाँ इसे छोटा कर लेते हैं। क्यों भैया आप छोटे नहीं हो रहे हो? हाँ ओके, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला था, समझिए आप, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो था n प्लस एक्स माइनस 1 सी एन माइनस 1 पी रेज टू एन एंड क्यू रेज टू एक्स। उसमें हमने एक प्रॉपर्टीज़ देखी थी। देखिए ये बोर्ड इतना अच्छा लगता है मुझे कि उसमें सब कुछ मेमोरी रहता है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी सर? हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ थी कुछ ये लास्ट वाली प्रॉपर्टीज़ आप याद कीजिए। When n is equal to 1, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। अब उसी को हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा। कहाँ गया? उसे ढूंढो, ये आ गया। अब ये है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसमें अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? तो वो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूँ तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 सी 1 माइनस 1 पी रेज टू 1 एंड क्यू रेज टू एक्स, ये हो गया। अब 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा ओनली एक्स, सी 0, ओके, पी रेज टू 1 एंड क्यू रेज टू एक्स। अब इसका आंसर तो हमें पता ही है 1 आने वाला है। ठीक है, सो फाइनली हमें क्या मिला? तो हमें जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मिल गया। तो देखिए जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी नया नहीं है, वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है, जिसमें अगर हम n की वैल्यू 1 रख दें या अगर सम में n की वैल्यू 1 दी गई है तो वही सम आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगा, फॉर्मूला भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमें समझना था फ्रेंड्स। ओके, जो आपने समझ लिया। अब कोई भी नया अगर डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लें। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। यस, ये हमें पता है। P इज़ अ पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सर नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर तो n एंड p थे, यहाँ पे n की वैल्यू तो अब हम जानते ही है 1 होगी, तो ही तो हम जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे n हमारा पैरामीटर नहीं रहा, सिर्फ p हमारा पैरामीटर हो गया। ठीक है, द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज NQ अपॉन p। याद कीजिए नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन था, भैया वाइट कलर दे दे, NQ अपॉन p था। ठीक है, अब यहाँ पे n की वैल्यू तो हम जान गए हैं, वो 1 है, सो 1 इंटू क्यू तो हो जाएगा Q अपॉन p। तो आप समझ रहे हैं, पूरा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं उसमें n की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो वो पूरा ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, उसके सभी फॉर्मूलाज ज्योमेट्रिक के बन जाएंगे। तो यही हमें करना है। तो देखिए मीन का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन p एंड वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया Q अपॉन p स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रख दी हमने। वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे वेरिएंस बड़ा है मीन से। ओके, तो बस इतनी चीज़, इतना
थियरी आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए याद रखना है, ठीक है। और अगर आप याद नहीं रखोगे, सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट याद रखोगे, अगर n की वैल्यू 1 है तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उतना याद रखते हो तो भी आप ये सब आराम से लिख के आ सकते हो, ओके। अब सम कैसे होंगे, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। द प्रोबेबिलिटी द पर्सन कैन हिट अ टारगेट इज 0.6। कुछ वैसा ही सम होगा नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो भैया ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही सम है। अब देखिए, फाइंड अ प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट फर्स्ट टाइम एट द 5th ट्रायल। तो चलिए टोटल ट्रायल कितने हो गए, तो सर टोटल ट्रायल हो गए n+x = 5, ठीक है। उसमें से हमें सक्सेस कितने टाइम चाहिए, फर्स्ट टाइम, सो n = 1 हो गया। सो सर x भी मिल गया हमें, यस x भी मिल गया 4, ओके। अच्छा, अब टारगेट हिट हो उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, सो p = 0.6 दिया हुआ है, तो सर q भी इजीली मिल जाएगा 0.4, यस, ओके। तो देखिए सब मिल गया। अब अगर यही सम हम नेगेटिव बाइनोमियल से सॉल्व करेंगे तो भी ये आंसर आएगा, पर क्यों हमें इतना बड़ा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 1 है तो वी कैन यूज़ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और वो सिंपल भी है। ये देखिए इतना सिंपल है। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। चलिए p की वैल्यू है 0.6 और q की वैल्यू है 0.4 और x की वैल्यू है 4। देखिए आप कैलकुलेशन कीजिए, आपको आंसर मिलेगा 0.01536। ये हो गया सम सॉल्व, ओके, वेरी सिंपल सर। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी है। यस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 4th attempt when a die is thrown. Also find mean and variance of number of failures before getting number 6, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कितनी टाइम डाई को थ्रो करना है, 4th टाइम, ओके। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4 और हमें सक्सेस चाहिए फर्स्ट टाइम में, तो n हो गया 1 और x हो जाएगा 3, ओके। अब 6 हमारा सक्सेस है, तो आप समझिए तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैसे मिलेगा। तो अगर आप डाई थ्रो कर रहे हो तो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स वो हो जाएगा 1 to 6, उसमें से 6 हमारा सक्सेस है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 को। सो देखिए ये नंबर ऑफ रिजल्ट हो गया 1 और ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स हो गए 6, तो 1/6 हमारा। अब अगर 5 बोला होता तो भी 1/6, 3 बोला होता तो भी 1/6। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, अगर 5 बोला है तो 5/6 लिख के आ जाते हैं, 3 बोला है तो 3/6। 3 इज द रिजल्ट एंड द नंबर ऑफ रिजल्ट इज 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिजल्ट यूज करना है, ठीक है। सो Q हमें इजीली मिल जाएगा सर 5/6। देखिए अब सब कुछ हमारे पास है, तो हमारे पास फॉर्मूला भी बहुत छोटा सा फॉर्मूला है सर, P × Q⁻x। चलिए P की वैल्यू क्या है, 1/6 है और Q की वैल्यू है 5/6 और x की वैल्यू है 3, सो 1/6 ये हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 216। सो फाइनली हमें मिलेगा 0.0965। देखिए आंसर मिल गया, ओके। नाउ फाइंड मीन। सो सर मीन का फॉर्मूला है Q/P, वेरी सिंपल फॉर्मूला। Q = 5/6 एंड P = 1/6, कैंसिल कर दीजिए तो आंसर इज 5। तो देखिए मीन भी मिल गया हमें। नाउ वेरिएंस दैट इज Q/P²। यस, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, उसमें n की वैल्यू 1 एज्यूम कर लीजिए। सो ये हो जाएगा 5/6 और ये 1/6 का स्क्वायर हो जाएगा, सो हो जाएगा 36, ये चला जाएगा ऊपर। 5 × 36/6, सो ये आंसर मिलेगा 30। देखिए आंसर मिल गया, वो भी हंस रहा है कि हाँ भैया तुमने आंसर ला दिया, तो कितना इजी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। सर ये बहुत इजी है, उस चैप्टर से ये ज़्यादा इजी लगा। ये चैप्टर इजी इसलिए लगा कि वो चैप्टर आपको पता चल गया। 50% of mango are sweet in a lot. Find the probability that the first sweet mango will be obtained when third mango is tasted. तो बहुत इजी सम दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे दिए हैं 3, ओके। उसमें से हमें फर्स्ट मैंगो सही चाहिए और बाकी के नहीं चाहिए, और ये 2 हो जाएगा।
अच्छा 50% ऑफ मैंगोज आर स्वीट, तो ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं उसे आप प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो 100 से डिवाइड करके। सो ये कुछ आ जाएगा 1/2। सो क्यू भी हो जाएगा 1/2। अब 50% है तो 50-50 हो गया, तो हाफ हाफ हो गया, तो ये पी एंड क्यू भी हाफ होंगे। ठीक है, अब P ऑफ X का जो फॉर्मूला है जियोमेट्रिक के लिए, क्यों मैं जियोमेट्रिक यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज द वैल्यू ऑफ n इज़ 1। So P into Q raised to X. Now P is equal to 1/2, Q is equal to 1/2 and X is equal to 2. So 1/2, 1/4, so 1/8, so 0.125 I think. Yes, यहाँ पे तो 1/8 दिया हुआ है। ठीक है, so 125 भी लिख सकते हो और या फिर आप 1/8 भी लिख सकते हो। तो ये भी हो गया सॉल्व। यस, हम लास्ट सम पे पहुंच गए हैं। देखिए बोर्ड ने मुझे बता दिया कि सर आप लास्ट सम पे पहुंच गए हो और यहाँ पे आपका चैप्टर भी फिनिश हो रहा है। तो देखिए कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग फॉर द फर्स्ट टाइम एट द 7th अटेम्प्ट। तो यहाँ पे n+x हो गया 7, n तो हमें दिया हुआ है 1। ओके, सो x की वैल्यू भी हम ले सकते हैं 6। अब हमें किंग चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं सर, किंग होते हैं 4। ओके, तो ये हो गया 1/13, तो Q हो गया 12/13। वेरी सिंपल। ओके, अब हमें जो प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढनी है वो है P ऑफ X, डेट इज़ PQ रेज टू X। अब P ऑफ X की वैल्यू है 6, P की वैल्यू है 1/13 और Q की वैल्यू है 12/13 रेज टू 6। देखिए अब ये हो जाएगा 12 रेज टू 6। ठीक है, और ये 13 6 टाइम एंड 1 टाइम, तो 13 रेज टू क्या हो जाएगा 7। अब इसकी आप कैलकुलेशन नहीं करोगे तो भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगा इस आंसर को। ठीक है, हंसते हंसते एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन आप करोगे तो भी आपको आंसर तो जो मिलने वाला है वही मिलेगा। पर अगर ऐसी बड़ी पावर दी गई है तो आप हो सके तो ऐसे ही आंसर छोड़ के आइए। ठीक है, तो ये एक चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैंने नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी सॉल्व कर दिया, ज्योमेट्रिक भी सॉल्व कर दिया। ये पूरा यूनिट यानी 25% आपके लिए मैंने ये 2 वीडियो में सॉल्व कर दिए। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हो और इसमें से कितने मार्क्स आप ला रहे हो। ठीक है, अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि सर ये वीडियो की वजह से मेरे ये मार्क्स आए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना तो भूलना मत। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।